हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित का सबसे महत्वपूर्ण सेट देखने वाले हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। फ्रेंड, ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेट भी, ठीक है। तो जितना प्रश्न बताएंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को अभी तैयार कर लीजिए। अगर आप आज चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि 100 लाइक के जो है ना टारगेट है, आप पक्का कर दीजिएगा। हमको पूर्ण विश्वास है कर देंगे आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। किन्हीं लिखा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए कौन सामान्य सत्य है। देखिए इसमें से ऑप्शन बहुत सा दिया है, लॉसर और मॉसर। ये संबंध स्थापित करना है, ये आपको जानना सबसे पहले जरूरी है इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। देखिए अगर ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखते हैं ए और बी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जैसे हम ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या जैसे 4, 6 ले सकते हैं, चाहे कोई भी संख्या। जैसे आप धनात्मक पूर्णांक में ना कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे ए का स्थान पर 4 और बी का स्थान पर 6 ले लेते हैं। अगर इन दोनों का गुणा किया जाए, इन दोनों का गुणा किया जाए तो 24 आ जाएगा। अगर इन दोनों का गुणा किया जाए 24 आ जाएगा। और इनका दोनों का लॉसर, अगर लॉसर निकाला जाए दोनों का और मॉसर निकाला जाए, इन दोनों संख्याओं का लॉसर और मॉसर निकाला जाए और दोनों का गुणा कर दिया जाए तो अभी भी कितना आएगा। अगर लॉसर और मॉसर गुणा कर दिया जाए तो मतलब 24 आएगा। तो ये नियम है, ये नियम को जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। अगर इस नियम को जान गए ना तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो टिक मार देंगे आप, ठीक है। जैसे लॉसर निकलेगा 12 और यहाँ पर मॉसर निकलेगा 2। दोनों को जब गुणा कर देंगे हम, इक्वल करके दोनों को गुणा कर देंगे तो इसका निकल जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, उस संख्या का गुणा और लॉसर गुणे मॉसर उन दोनों का, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है वो डी टिक मार दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। क्या लिख रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखिए ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब दिया है। पूर्ण संख्या 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से पूछ रहा है कि अगर शून्य तो कोई भी है अपरिमेय। देखिए ऑप्शन नंबर डी, इसका टिक मार लीजिए सबसे पहले, क्योंकि लाइन बाय लाइन टिक मारना जरूरी है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं एक बार और। देखिए कर रहा है कि एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एक शून्येतर परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या का भागफल होता है। तो कोई भी हम शून्येतर संख्या ले लेते हैं, कोई भी शून्येतर संख्या, जैसे हम शून्येतर परिमेय संख्या कोई भी ले लेते हैं। जैसे हम परिमेय में 3 ले लेते हैं और 3 लेने के बाद अपरिमेय संख्या ले लेते हैं हम √3 ले लेते हैं। अब देखिए इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है। ऑप्शन देखिए पढ़िए, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अभी पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इन दोनों का अगर हम सॉल्व करते तो परिमीकरण ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे √3 का ऊपर नीचे परिमीकरण करेंगे जो क्या होगा। देखिए 3 का गुणा √3 में होगा तो 3 हो जाएगा। अपार में अंडर समाप्त हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। 3 बचेगा, 3 से 3 खत्म, √3 बचा। ये क्या बचा, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग जान गए क्या होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं इसको एकदम ईमानदारी से सॉल्व करते रहिए। ऑप्शन नंबर बी इसको टिक मार लीजिए, क्योंकि जितना है इसका पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, जितना प्रश्न बता रहे हैं उसका पीडीएफ हम मतलब जो भी है नोट्स दे देंगे आपको, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ध्यान से पड़ेगा, यदि m = 5 और n = m+7 हो तो अंडर में m² + n² का मान क्या होगा। देखिए ये प्रश्न बहुत आसान है, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। तीसरा प्रश्न को उत्तर m बराबर कितना दिया है, 5, ठीक है। और n बराबर क्या दे दिया है, m+7 दे दिया है ना। अब देखिए m के जगह पर 5 दिया, 5 रख देंगे +7, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ दोनों जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, सॉरी। अब देखिए इन दोनों का जोड़ने के बाद इतना m और n का मान निकल गया ना। अब देखिए यहाँ पर जो कह रहा है उसको हम पालन करते हैं। लिखा है कि अंडर में m² + n² लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए जो दे दिया है प्रश्न में, अंडर में m² + n² इसको लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद अब देखिए जो भी चीज़ मान है उसको पुट अप कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे दिया है अंडर में m का स्क्वायर दिया तो m का जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस n² के जगह पर 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों करने के बाद 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों को सॉल्व करेंगे 169 आएगा। और दोनों को 169 किसका होता है, रूट 13 का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसको टिक मार लीजिएगा। अब देखिए जो भी प्रश्न बता रहा है सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको ईमानदारी से सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न है ना
ये एक भी, ये जो एक प्रश्न करेंगे तो इसका एक जैसे 10 प्रश्न आपके सेट में लड़ेगा, ठीक है। चौथा, अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। देखिए, एक परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी, एक होंगी, दो होंगी, तीन होंगी या परिभाषित होंगी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले बढ़िया से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए किसी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे 4/, हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं 4/6 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए ना तो इसके बहुत सारा अपरिभाषित, मतलब इसका लिमिट नहीं है कि एक होगा या दो होगा या तीन होगा। जैसे 4 का 64, 6 का 36, बहुत सारा होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अपरिभाषित को टिक मार लीजिएगा। इस प्रश्न का ये वही उत्तर होगा, अपरिभाषित, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर अपरिभाषित, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी टिक मार लीजिए। पांचवा प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं एक बार। पांचवा प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे 2 समीकरण दे दिया है, रैखिक समीकरण दिया है और शर्त भी दिया है। क्या शर्त दिया है, देखिए शर्त दिया है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। 2 शर्त दिया है और ऑप्शन क्या का, रेखाएं समांतर है, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जान लीजिए। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो रेखाएं ना संपाती होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये प्रश्न एकदम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए लग रहा है ना, मतलब बहुत आसान है। देखिए पढ़िए, इसको पढ़िए बढ़िया से और 100 लाइक को पूरा करा दीजिए फटाक से। किसी संख्या का 1/3, कोई भी संख्या मान लेते हैं x है, अगर उसका 1/3 कर दिए और वो किसके इक्वल हो जा रहा है, 21 के। प्रश्न में खुद कह रहा है 21 के इक्वल हो जा रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, वो संख्या क्या होगी। तो प्रश्न के कहने का मतलब है कि x का मान निकालना, तो x/3 कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए और 21 इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। अपान में कुछ नहीं तो 1 है, 3 गुणा कर देंगे तो x का गुणा 1 में होगा तो x हो जाएगा और 21 के गुणे में 3 कर देंगे तो 63 हो जाएगा। तो x का मान 63 निकल जाएगा, वो संख्या क्या होगी, 63 होगी। तो प्रश्न समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। जितना प्रश्न बता रहा है सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस आपसे यही कहेंगे, तो अभी तक इस वीडियो तक मतलब रुके हैं तब रुक जाइए, क्योंकि चैनल पर मतलब जो भी चीज़ बताया जा रहा है ये सब आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है ना, यदि द्विघात समीकरण दिया x² + 2x - p इज इक्वल टू 0 का मूल्य -2 है तो वो p का मान क्या होगा। देखिए डायरेक्ट p का मान निकल जाएगा, -2 है ना, x के स्थान पर रख देंगे तो निकल जाएगा। तो x का -2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर लिखकर, -2 का स्क्वायर + 2 गुणे -2 और -p इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज़ माइनस में रहता है, अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो वो प्लस में हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पर प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये माइनस में 2 है तो माइनस प्लस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो -4 माइनस, अब बचा क्या, -p बचा, p इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 से +4 से -4 कट गया, क्योंकि अब -p बराबर 0, तो p का मान कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। p का मान 0, तो ऑप्शन नंबर कितना मानेंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, ये इसको लगता है ना ये प्रश्न सॉल्व ही नहीं होगा, बाकी इतना आसान है, बहुत आसान है। देखिए इसको सॉल्व कराते हैं कैसे। देखिए प्रश्न क्या मतलब लिखा है 8वां प्रश्न, पहले लिख लेते हैं 8वां प्रश्न। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। एक बार पढ़ लीजिए, मतलब त्रिभुज होंगे, वो त्रिभुज कौन सा होगा, ठीक है। प्रश्न का कहने का ये मतलब है कि अगर 2 त्रिभुज है, जैसे मान लेते A B C और यहाँ पर मान लेते हैं एक त्रिभुज EFG मान लेते हैं, EFG मान लेते हैं, EFG 2 त्रिभुज है और प्रश्न में क्या करें कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात और, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो इक्वल है और प्लस जो संगत भुजाएं जो है ना उनके वर्ग के बराबर है। जैसे मान लीजिए AB बराबर EF आ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं भुजा, वो भुजा AB किसके बराबर इक्वल है, EF के वो इक्वल है, तो ये जो AC भुजा है वो EG के इक्वल हो जाएगी और BC है FG के इक्वल हो जाएगी। तो ये भुजा आपस में बराबर, जितने भी भुजा है ना वो आपस में बराबर हैं, तो वो जो त्रिभुज होता है ना वो होता है समबाहु त्रिभुज। मतलब इसका जो वर्ग कर दें तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु, मतलब सब मतलब तीनों का भुजा क्या है, इक्वल है, तो समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए टिक मार लीजिए, ठीक है।
अब चलते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से, ठीक है। देखिए इसको प्रश्न को एकदम आसानी से सॉल्व कराएंगे, क्योंकि एक प्रश्न सॉल्व कर लेंगे ना तो ऐसा 5-5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब 5 अंक का प्रश्न बनता है, ठीक है। देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु क्या है, 2, -5 है। मतलब कोई बिंदु x, 0 पे स्थित है, मतलब x, 0 से स्थित है, 2, -5 है तथा -2, 9 है, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए, 2, -5, ठीक है। एक और है -2, 9 समान दूरी पर स्थित है तो निर्देशांक होंगे। तो देखिए एक्स अक्ष पर स्थित कितने बिंदु है, 2, -5, एक है -2, 9, ठीक है। 2 बिंदु हैं, ध्यान रखिएगा। ये 2 बिंदु किसके, एक्स अक्ष से जो है ना वो दूरी पर हैं दोनों, और दोनों बिंदु की दूरी इक्वल है, मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो इन दोनों का मान निकालना है, मतलब x का मान इसमें निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग है, बस इसमें टाइम देना पड़ेगा आपको। क्योंकि एक प्रश्न सॉल्व कर लेंगे ना तो ऐसा हज़ारों प्रश्न आएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। इसका नाम P और A और इसका नाम B मतलब रख देते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चलेगा ना कि कौन से बिंदु कहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा जब प्रश्न सॉल्व करेंगे ना तो खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर इसका सूत्र होता है दूरी का, x² x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर चाहे, ठीक है। अब ये मान लीजिए PA का बीच की हम दूरी ले लेते हैं, ठीक है। और वैसे ही जैसे PA का बीच की दूरी होगा PA और PB, ठीक है। 2 बिंदु हैं PA और PB। जैसे हम PA का सूत्र लिख लेते हैं, PB का सेम वही सूत्र होगा, क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हम पहले फटाक से लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखने के बाद अब देखिए अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। अब जो PA है ना, ये इसके बीच की जो x1 x2 y1 y2 का मान निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकाले हैं अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें PA के बीच की जो x1 x2 y1 y2 का मान कैसे निकालेंगे। देखिए अगर जो P के जो बिंदु हैं, जैसे x लिखा है, वो x1 का मान होगा, सबसे पहले x1 का मान होगा, ठीक है। वहीं A के बाद जो पहला लिया है 2, वो है x2 का मान, ठीक है। अब वैसे ही P के जो दूसरा वाला संख्या है, P के बाद जो बिंदु है जो दिया है दूसरा वाला, जैसे x, 0 दिया है, 0 जो है वो y1 का मान है, और जो y2 है वो A के सामने जो -5 दिया है वो -5 y2 का मान है, ठीक है। वैसे ही हम लोग PB के निकाल लेते हैं दूरी, जो मतलब बिंदु का जो अंक है वो निकाल लेते हैं। जैसे x1 का मान x हो गया और x2 का मान कितना हो गया, y1 का मान 0 हो गया, क्योंकि x1 y1 और वहीं पर x2 y2। देखिए तो वो x2 क्या हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा 9, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों का मान पुटअप फटाक से कर लेते हैं, जो भी मान है पुटअप कर लेते हैं, भर लेते हैं जो भी मान, ठीक है। अब देखिए मान भर दिए पूरा। अब मान भरने के बाद आपको ये रूट्स हटा देना है। रूट हटा देने का मतलब सिंपल में लिख देना है, जैसे इक्वल है ना दोनों तरफ, तो जैसे हम इसको सिंपल में जितना लिखा हुआ है इसको हम सिंपल में लिख देते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल में समझ में आ रहा है, रूट हट जाएगा, इक्वल है तो रूट हट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए अगर ये चीज़ दिया हुआ है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इसका 5 का, जैसे 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, x + 2 का होल स्क्वायर। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बढ़िया से सॉल्व कर, देखिए ध्यान समझिएगा इसके बाद कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर आप सूत्र पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, a - b का होल स्क्वायर सूत्र पढ़े होंगे और a + b का होल स्क्वायर सूत्र पढ़े होंगे, सब लोग को पता है। तो a स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a + b स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है सूत्र को। इसको मैं तोड़ देंगे, जैसे समझ में आ रहा है ना कैसे हम लिख रहे हैं 2ab। अभी इसको समझाते हैं सबसे पहले, देखिए कैसे इसको हम लिख रहे हैं। ये जो माइनस जो ये 4x लिखा है, क्यों लिखा है, 2a के, ये देखिए 2ab होगा, 2ab 2 और a का मान x दिया है, फिर से 2 दिया है तो गुना हो जाएगा ना, कि समझा रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab हो रहा है ना, तो 2 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 के गुना किस में हो जाएगा, x और 2 में, तो 4x हो जाएगा। वैसे ही और यहाँ पर माइनस ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और x सेम टू सेम x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर प्लस 4x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सेम जैसे लिखे हैं वैसे होगा, अब यहाँ पर 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए
कैसे इसको सॉल्व करना है आगे। ये प्लस जो है ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस चार कट जाएगा। यहाँ पे देखिए -4x और +4x है। अब देखिए जो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, 8x हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या यहाँ पर 81, 81 बचा। ये जो माइनस है, जो ये -25 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको सॉल्व करते 13वां प्रश्न दे त्रिकोणमिति से, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि यदि, देखिए इसको थोड़ा बढ़िया से, हाँ अब देखिए कह रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू कॉस ए है तो ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न को हम उत्तर देने से पहले आपसे एक चीज़ हम रिक्वेस्ट कर देते हैं, वो आप पूरा कर देंगे। 100 लाइक पूरा करना है और अपने जिगरी मित्र के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप उनका सपोर्ट करेंगे तो एग्जाम बाद आपका वो सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ में सपोर्ट जरूर करेंगे, तो आप शेयर कर दीजिए अपने मित्र के पास। चलिए 13वां प्रश्न का उत्तर हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न लिखा है उसको लिख लेते, साइन ए इक्वल टू कॉस ए। हमको मान निकालना है किसका, कोण ए का मान निकालना है। चलिए कैसे निकालना है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले कुछ बट्टे में साइन कुछ नहीं तो एक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो साइन अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, इक्वल टू 1/1, ठीक है। देखिए वहाँ जाएगा तो 1/1 हो जाएगा, कट जाएगा, एक बचा। अब देखिए साइन अपान कोस क्या होता है, सब लोगों को पता है, tan a होता है। अब यहाँ पर कोण है, ये भी कोण है, ये कोण है, ठीक है। अब देखिए एक बचा। अब ये प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए ना लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में 10 होना चाहिए। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 10 a और 10 45 यहाँ पर लिख देंगे, और 10 से 10 खत्म, तो बचा क्या, ए का मान 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी टिक मार लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्लस को 1 प्लस दिया है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो भी मान दिया है मान रख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री और 1 + कोट स्क्वायर 30 डिग्री। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, मान लिख लेते हैं। अब देखिए 30 डिग्री का मान 1 से 1 + 10 30 डिग्री का मान 1/3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अपान 1 प्लस यहाँ पर √3 कोट 30 डिग्री का मान होता है, स्क्वायर भी कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब देखिए अपान में क्या बचा, 1 प्लस और ये √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 × 1 3 और प्लस 1 4, 4/3 हो जाएगा, 4/3 में 4। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 4/3 है, 4/3 इसको सेम टू सेम वैसे उतार दीजिए, ठीक है। अब उतारने के बाद जो 4 है उसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए गुणा का चिन्ह लगाइए, जो 1 है सबसे ऊपर भेजिए, इसको सबसे ऊपर, और जो 4 है वो नीचे भेजिए और इसको कटिए, 1/3 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखिए आगे चलें, आगे प्रश्न की तरफ देखते हैं। जो भी प्रश्न है सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जो आप हम बोले हैं वो कार्य नहीं किए हैं तो कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। देखिए 15वां प्रश्न एक बार देख लेते हैं, 15वां प्रश्न का उत्तर जानते हैं। और ये 15वां प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। प्रश्न है, क्या प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर चौथा प्रश्न है, 15वां है, ठीक है। 15वां लिखते हैं। देखिए एक गोला दिया है जिसकी त्रिज्या r दिया है, ठीक है। r दे दी, त्रिज्या इसकी क्या है, r है। अब यहाँ पर r त्रिज्या, अगर इसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी जा रहा है, मतलब इसकी दोगुनी त्रिज्या 2r कर दिया जा रहा है, तब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ये प्रश्न उटपटांग लग रहा है आपको ना, बाकी सॉल्व करने पर ना एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये पहला है गोला हो गया, ये दूसरा गोला का। तो लिखते हैं पहले गोले का त्रिज्या, जिस प्रश्न में लिखते हैं ना हम लोग, तो वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे। पहले गोले की त्रिज्या क्या दिया है, r दे दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सब लोगों को पता है 4πr² होता है, सब लोगों को पता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। यहाँ पर 4πr1 r2 का मतलब r1 का स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब ऐसे। अब देखिए लिखा है कि उसकी, देखिए अगर वृद्धि कर दिया है गोले में, मतलब दूसरी गोले में वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी जो त्रिज्या हो रही है 2r हो जा रही है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² हो जाएगा। अब 4πr² की जगह पर r² की जगह पर हम 2r रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4π2r² और 2r² रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4π4r²
4 आर स्क्वायर हो गया, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमको वृद्धि निकालना था, अधिक में से जो भी चीज़ वृद्धि है उसमें से हम घटा देंगे 4, तो मतलब वृद्धि निकल जाएगा, तो मतलब वृद्धि निकालना है तो 16 पाई आर स्क्वायर में से हम घटाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या निकलेगा, वृद्धि निकलेगा। वृद्धि निकल गया कितना है, 12 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमको वृद्धि नहीं पूछा है, प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होता है जान लीजिए। प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है जो पहले वृद्धि हो चुका है, देखिए इक्वल टू वृद्धि अपान पहले वाला मान गुणे 100, ठीक है, गुणे 100। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि निकालने, वृद्धि कितना हुआ है 12 पाई आर स्क्वायर, 12 पाई आर स्क्वायर अपान में लिखेंगे जो मतलब जो भी चीज़ पहले का वाला माना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100। अब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म और 4 का कटेंगे तो 3 बार में तो कितना होगा 300% आएगा। तो ये प्रश्न का समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, 2 अंक में मिलता है और बहुविकल्प प्रश्न मिलता है। क्या कह रहा है, 2 वृत्तों का व्यासों का अनुपात दिया 4 संबंधी 9 दे दिए। जैसे 2 वृत्तों का व्यास दिया है 4 संबंधी 9, जैसे हम ले लेते हैं 2 वृत्त दिया है, एक व्यास दे दिया D1 D और D2 मान लेते हैं, D1 और D2 मान लेते हैं, और दोनों का व्यास दे दिया 4 संबंधी 9। 4 संबंधी 9 का मतलब 4/9, ठीक है, 4/9। अब दोनों का दे दिया 4/9, सिंपल है। देखिए कैसे याद करना है, मतलब वृत्त का व्यास दे दिया D, तो R1 का मान निकाल लेते हैं, R1 भी सेम वही रहेगा। तो R1 जैसे D1 दिया है, जैसे D1 और D2 दिया है, वैसे R1 अपन R2 हम लिख लेते हैं 4 संबंधी 9, मतलब 4 संबंधी 9 को हम 4/9 लिख सकते हैं, तो वैसे लिख देंगे। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि वृत्तों का परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात मतलब बट्टा, तो परिधि क्या होता है 2 पाई R, ठीक है, और 2 पाई R2। ये अलग अलग वृत्त है, 2 वृत्त दिया है, तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R1 अपन R2 बचा। तो ये R1 अपन R2 क्या है ना, किसका मान है 4/9 दिया है, ठीक है, 4/9 लिख देंगे। और ये भी सेम वही होगा 4 संबंधी 9, इसका परिधियों का अनुपात 4 संबंधी 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा है, चौथा 4 संबंधी 9, ऑप्शन नंबर बी टिक मार लीजिए, ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न को फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। जो भी चीज़ है फटाक से, जो भी चीज़ लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम x का मान निकालते हैं। x का मान क्यों निकालते हैं अभी पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे 0 और 2 दिया है, ठीक है, तो इसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसके सामने वाले निकलेगा। जैसे 2 भाग किए हैं तो कितना बचा 1, ठीक है, 1 बचा यहाँ पर। अब अगर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 को भाग करेंगे 3 आएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आएगा 5, भाग करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 14 का अगर भाग किया जाए 2 से तो कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ के 2 से भाग किया जाए 7 आएगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, 7 आएगा। इन दोनों को जोड़ के भागे तो 9 आएगा, 2 से भाग किया जाएगा तो। अब देखिए अब f(x) का मान निकालता है, मतलब f गुणे x, दोनों का गुणा करके हम जो भी चीज़ है वो लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है। दोनों का गुणा करके जैसे 3 का गुणा 1 में होगा 3, यहाँ पर 3 10 28 और यहाँ पर 7 9 63। अब दोनों को देखिए जो भी चीज़ों का अब दोनों को जोड़ देंगे तो 120 आएगा। f(x) को जोड़ देंगे और f को जोड़ेंगे, टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर लगभग 17 13 और 7 20 आ रहा है, टोटल 20 आ रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों को भाग करके अब देखिए माध्य कैसे निकाला जाता है ये समझिए। माध्य निकाला जाता है f गुणे x अपान ये पूरा दोनों का योग अपान जो योग किसका f का, और ये दोनों को अगर भाग कर दें ना तो किसका माध्य का मान निकल जाएगा। इनको दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ पर इसका मान कितना आएगा 100, मतलब नहीं ये आएगा यहाँ पर कितना आएगा लगभग 6.1 आएगा, सॉरी 6.1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसका मान 6.1 आएगा। देखिए फ्रेंड अब 18वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा हुआ है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं और ये हर सेट में लड़ा हुआ है। चलिए देखें 18वां प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न को कह रहा है ना किसी बारंबारता का बंटन का माध्य 24.1 दिया है और बहुलक 28 दिया तो उसका माध्यक होगा। देखिए एक सूत्र होता है, वो सब लोगों को सूत्र पता होना चाहिए क्योंकि उस सूत्र पर ही निकलेगा इसका मान। क्या होता है बहुलक इज इक्वल टू 3 गुणे माध्यक माइनस 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है, माइनस 2 गुणे माध्य। अब देखिए बहुलक का मान यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए बहुलक का मान 28 दिया है प्रश्न में 28 और 3 गुणे माध्यक का मान हमको निकालना है। तो माध्य को वैसे सेम टू सेम वैसे लिखेंगे और माइनस में 2 गुणे माध्य का मान के 24.1 है, ठीक है।
24.1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 28 लिख लेते हैं वैसे, 3 गुणे माध्यक माइनस यहाँ पर 48.2 होगा, गुणा करेंगे तो अब देखिए जिसका मान निकालना रहता है ना उसको लेफ्ट साइड रखते हैं। इसी लेफ्ट साइड रखेंगे 3 गुणे माध्य, ठीक है। अब इज इक्वल टू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 28 रहेगा, अब प्लस यहाँ पर माइनस में 48.2 है ना, उधर जाएगा ना लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 28 प्लस 48.2। अब इस दोनों करके अब देखिए माध्य का मान कैसे निकालते हैं। अब देखिए ये जो लिखा है ना 28 प्लस 48.2, तो यहाँ पर इस 3 से भाग कर देंगे। इसको 3 से भाग कर देंगे तो कितना मान आएगा पता है, यहाँ पर आएगा 25.4 आएगा, ठीक है। इसका मान कितना आएगा 25.4। इसका राइट आंसर देखिए 6 यहाँ पर हम बताए थे 6.1 होगा यहाँ पर, और इसका मान होगा 25.4, ठीक है। किसका मान 18 प्रश्न का मान 25.4 होगा। इसको भाग करने पर 25.4, ठीक है, राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न बहुत आसान है, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद देखिए इसका राइट आंसर टिक मार लीजिए। 19वां प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दे दिया है। अब इसमें नियम जानना पड़ेगा। इसमें कह रहे बहुलक वर्ग का मान होगा, नियम जानना पड़ेगा। अब देखिए बारंबारता में जिस चीज़ का मान अधिक है, जैसे बारंबारता में कौन चीज़ का मान अधिक है, 23 अधिक है ना। अब 23 के सामने जो है दिया है वर्ग अंतराल, वही वो क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन में बी 20 और 30। देखिए ये प्रश्न का उत्तर भी हम बताएं। इसका मान क्या हो, बहुलक इक्वल टू 3 गुणे माध्यक माइनस माध्य। ये प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जितना प्रश्न बताया आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कर दीजिए। और अपने जिगरी मित्र के पास शेयर करिएगा, अपने जिगरी मित्र के पास जो आपको हमेशा साथ देता है और हर चीज़ में सपोर्ट करता है। क्योंकि आप अपने मित्र को सपोर्ट करेंगे ना तो आप बहुत आगे जाएंगे, और आपका मित्र भी आपको सपोर्ट करेगा। आने वाले एग्जाम में जो भी चीज़ है सब चीज़ में सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये जितना प्रश्न बताएं इसको तैयार कर लीजिए, अभी जस्ट लापरवाही मत करिए।